अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूं अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का आपने आगाज़ अच्छा सा कर लिया होगा, अगर नहीं किया जनाब तो कर लीजिए। हम आ गए हैं और इसके साथ साथ आज आपको बताएं कि हर जानिब क्या सदाएं फैली हुई हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हाजिर हूँ अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरे ही लिए तारीफ़ें हैं, नेमतें और बादशाहत तेरी ही है, तेरा कोई शरीक नहीं। हाजिर हूँ मेरे अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। दुनिया भर में हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो फ़रीज़ा हज अदा करे, और इस वक्त जो हमारे हुज्जाज कराम वहाँ मौजूद हैं फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए, वो तो लब्बैक की सदाएँ बुलंद कर ही रहे हैं, लेकिन उम्मत मुसलमान जहाँ कहीं भी मौजूद है वो भी आज के दिन लब्बैक की सदाएँ बुलंद कर रही है, तकबीरात की जा रही हैं। और जनाब ये जो फ़रीज़ा है इसको अदा करने के लिए लोग सारी ज़िंदगी पैसे जमा करते हैं और ये फ़रीज़ा फिर अदा करते हैं। हज का जो रुकन आज़म है वक़ूफ़ अरफ़ा आज अदा किया जाएगा। आज़मीन ने रात मिना में क़याम किया, इबादत, तिलावत और इस्तिग़फ़ार में मसरूफ़ रहे। आज़मीन हज मैदान अरफ़ात पहुँच रहे हैं, जहाँ मस्जिद नबरा में खुतबा हज सुनेंगे, नमाज ज़ोहर और असर इकट्ठी अदा करेंगे। फिर असर और मगरिब के दरमियान वक़ूफ़ अरफ़ा होगा, जिसमें हाजी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर गिड़गिड़ा कर दुआएँ करेंगे। सूरज गुरूब होने के साथ ही नमाज मगरिब अदा किए बगैर हाजी मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे, जहाँ पर वो मगरिब और इशा की नमाजें एक साथ अदा करेंगे। रात खुले आसमान तले गुजारने के बाद हाजी नमाज फजर अदा करेंगे और तलुए आफ्ताब के साथ ही मिना में अपने खैमों की तरफ लौट जाएंगे। रमिया जमरात करेंगे, बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारेंगे, कुर्बानी करेंगे। हुज्जाज कराम हलक कराने के बाद एहराम खोल देंगे और आम लिबास से वतन कर लेंगे। फिर 11 ज़िलहज को हुज्जाज कराम तीनों शैतानों, छोटे, दरमियाने और बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारेंगे। रमिया जमरात के बाद हुज्जाज कराम तवाफ़ ज़ियारत के लिए खाना काबा जाएंगे। 12 ज़िलहज को ज़वाल आफ्ताब के बाद फिर तीनों शैतानों को कंकरियां मारी जाएंगी और यूँ हज का जो फ़रीज़ा है वो अदा कर दिया जाएगा। ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की स्क्रीन पर, ये बराह रास्त मनाजिर हैं। ये वहाँ के मनाजिर हैं जहाँ हम सब का दिल तड़पता है कि हम भी जाएँ और अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे। के दिन दुआओं की कबूलियत का भी दिन है। आज के दिन की किसी भी घड़ी में मांगी हुई दुआ अल्लाह ताला ज़रूर कबूल व मंजूर फरमाते हैं। तो आप लोगों ने खसूसी तौर पर अपने लिए भी दुआ करनी है, उम्मत मुसलमा के लिए खसूसी दुआएं कीजिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला अगली बार ये फ़रीज़ा हमें भी अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और इस वक्त जो हुज्जाज ये फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं उसको कबूल व मंजूर फरमाए। जनाब ये हज की बात हमने की और उसके बाद ज़रा कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान की जो सफारती सतह पर भारत को बेनकाब करने के लिए जो कोशिशें हैं पाकिस्तानी वफ़द की, वो न्यूयॉर्क से जो वफ़द है वाशिंगटन पहुँच गया है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सफारत खाने में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि भारत ने पहलगाम ड्रामा किया और वावेला मचाया, मगर कोई सबूत पेश नहीं किया। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर भरपूर ताउन की पेशकश की और भारत ने आज़ादाना तहक़ीक़ात की बजाय पाकिस्तान पर जारियत कर दी। बिल्कुल, और पाकिस्तान के भरपूर जवाब पर जंगबंदी की पेशकश हुई, जिसे हमने कबूल किया है और जंगबंदी में सदर ट्रंप के किरदार को वो सराहते हैं। The Pahalgam incident was a false flag operation. India should have come up with solid evidence. I offered to the world, quote unquote, that we are prepared to offer an international, credible, transparent investigation. Unfortunately, our sincere and serious offer was responded by aggression. We had to respond to that second action attack of India on 10th morning, and after that we said we are ready for a ceasefire, with an offer which was given to us. President Trump has shown beyond any ray of doubt and imagination that he is a man for peace. वज़ीर आज़म की गुफ्तगू आपने सुनी। उधर वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि भारत की इलाकाई बालादस्ती का ख्वाब चकनाचूर हो गया है और चीन पाकिस्तान की दरख्वास्त पर CPEC को काबुल तक तौसी देने पर रज़ामंद है, फ्रेमवर्क भी तैयार है। हमने 7 और 8 की दरमियानी रात को हमला कर दिया, वो झूठ था। फिर वो ये झूठ निकला कि F-16 जो कह रहे कि हमारा गिरा दिया उन्होंने। टेक्नोलॉजी सिर्फ काफ़ी नहीं होती, टेक्नोलॉजी तो हमारे हमसाया मुल्क के वज़ीर आज़म ने कहा था पुलवामा के बाद अगर मेरे पास राइफल होते तो मैं पता नहीं क्या कर देता। तो राइफल तो थे और 4 गिरा भी लिए। हमारी किनेटिक एक्शंस की तारीफ हो रही है और इंडिया का जो न्यू नॉर्मल है वो दफन हो गया। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को भी ग्लोबली हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड।
कि जी पाकिस्तान ने अपनी पूरी ग्लोबल एफर्ट्स की और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स उनकी बड़ी सक्सेसफुल थी। फर्स्ट टेलीफोन कॉल आई रिसीव वाज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ टर्की उस वक्त रात को, और आई कॉम्प्लीमेंट हिम कि दोस्ती, एक मिसाली दोस्ती का उन्होंने सबूत दिया। और इसाकदार साहब भी यही कह रहे थे कि आज भारत में पाकिस्तान की जो सफारती कामयाबी है उस पर सफ़े मातम बिछी हुई है, और जिस तरीके से भारत का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब हुआ है, जिस तरीके से ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया पहले, और फिर उसके बाद से एक और ऑपरेशन खुद ही से किया गया और उसमें भी यही कहा गया कि पाकिस्तान की जानिब से अटैक किया गया और पाकिस्तान को भारत ने इतना नुकसान पहुँचाया, लेकिन भारत खुद ही बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो गया। और ख़ास तौर पर एक तो जो नाकामी थी वो ये रही कि जो नैरेटिव की जंग है जो कि अब भी शुरू हुई है, इसके अंदर जो है वो भारत को मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन इससे पहले आपको बताता चलूं, एक बिलावल भुट्टो जरदारी एक इंटरव्यू दे रहे थे, उनसे पूछा गया कि आप क्या समझते हैं कि ऐसे क्लेम्स जब दोनों जानिब से कहा जा रहा हो कि जंग हमने जीती है, तो उसमें कौन सच्चा और कौन झूठा है? तो बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि आप इसी बात से अंदाजा कर लें कि उनका मीडिया अपनी आवाम को क्या बता रहा था, वो सच बता रहा था या झूठ बता रहा था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो वफ्द इस वक्त हमारी नुमाइंदगी बाहर कर रहे हैं वो किस कदर मजबूत तरीके से कर रहा है। और ये तो इंटरनेशनल सूरत हाल थी, वो शेयर की है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का अब कह दिया और एहतजाज से पहले पार्टी में बड़ी तब्दीली भी कर दी गई है। बानी पीटीआई ने खुद को पार्टी का पैटर्न इन चीफ मुकर्रर कर दिया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर को एहतजाजी तहरीक की क़यादत से भी रोक दिया गया और उन्हें सिर्फ सूबाई हुकूमत के मामलात पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत भी जारी कर दी गई। इसके साथ साथ बानी पीटीआई ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। इस तमाम तर सूरत हाल पर हमने बात करी में ज्वाइन कर चुके हैं प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। प्रोफेसर साहब सुबह खैर, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की जो आलमी सतह पर भारत को बेनकाब करने की जो कोशिशें हैं और खुसूसी तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी का जो दौरा अमेरिका है, आप कैसे देखते हैं इसे? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो पार्लिमानी वफ्द है जिसको लीड कर रहे हैं बिलावल भुट्टो, एक तो ये कि ये अवाम के नुमाइंदे हैं और दुनिया के जो अहम मराकज़ हैं जिसमें अमेरिका और अब वो यूरोप और बरतानिया जाने के लिए, वहाँ इनकी बड़ी मौसर बयानिया रहा। और इसमें मैं समझूंगा कि बिलावल भुट्टो को की हमें तारीफ करनी पड़ेगी कि वो वेस्ट को की ज़बान में बोलने की महारत रखते और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एजुकेशन मैटर करती है। जितने भी नौजवान नस्ल के सियासतदान हैं, वो मोनस इलाही है, हमजा शहबाज है, मरियम नवाज है, वो अपनी अपनी खूबियों सलाहियतों से माला माल है, लेकिन जो आलमी सतह पे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं वो बिलावल है, नौजवान है और वो आला तालीम याफ्ता है और उनकी एक लेगेसी भी है। अब जो ये बात रही कि वहाँ उन्होंने बैसियत वजीर खारजा, उन्हें एक तजर्बा भी हासिल हो चुका है, लेकिन उनकी बड़ी हाई प्रोफाइल वहाँ मीटिंग्स हुई हैं जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी हैं, जिसमें यूएस सोसाइटी की बासर शख्सियात हैं और वहाँ ये बताया गया है क्योंकि पाकिस्तान के बारे में एक इमेज क्रिएट किया गया था कि ये गैर जिम्मेदार रियासत है और यहाँ दहशत गर्दी का मरकज है, उसको डिस्पेल किया और इसमें हिना रबानी खार भी हैं, मुसद्दिक मलिक भी हैं। तो ये इस दौरे के बाद भी हमें अपना ये जो तासर है, एक तो हमें बेनकाब इसको करना चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान इस वक्त मॉडरेट रियासत है, इसमें कोई शुबा भी नहीं, और जो इंतहा पसंद बयानियां उसकी रियासती सरपरस्ती जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क में हो रही है और यही वजह है कि इस दुनिया उसको मार्केट के एंगल से हट के एक इस तरह भी देखे कि वो आलमी अमन के लिए खतरा है। राइट। और जी ताहिर मलिक साहब, ये जो अभी बयानिए की जंग है इस वक्त आप देख रहे हैं, मीडिया के किरदार को किस तरह से देखते हैं और खासकर पाकिस्तानी मीडिया के किरदार को, क्योंकि अब तो एआई के हवाले से भी ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि वो कुछ रिपोर्ट करता रहा है जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट करता रहा है। अच्छा, ये हमें, क्योंकि मैं कई दफा गया हूँ इंडिया के में जो टॉक शोज होते हैं और वो उसमें हमारे लिए इस जंग में पाकिस्तान के अवाम के लिए बड़ा था, हमारे लिए नई बात इसलिए नहीं थी कि वहाँ पे जब से ये नरेंद्र मोदी का राइज हुआ, शाम के जो मेन स्ट्रीम शोज हैं वो पाकिस्तान नफरत पे और मुसलमान नफरत पे मबनी होती है और उसकी एक डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी। इंडिया में पाकिस्तान की नफरत का एक वोट बैंक है, जबकि पाकिस्तान में इंडिया की नफरत का वोट बैंक इस जंग से पहले नहीं था और ना ही स्टेट प्रोमोट कर रही थी।
तो उन्होंने जो फेक न्यूज है और उसका सहारा लेके लोगों के जज्बात भड़काते हैं और फिर उस बयानिए से पाकिस्तान इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज को भी वो डराते हैं। तो कभी वहाँ वक्फ ऑर्डिनेंस रिसेंटली आया जिसको उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को चेंज कर दिया कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं जिस तरह मज़ार हैं और जो कल्चरल हेरिटेज की साइट्स हैं वो भी अब वो वक्फ नहीं रहेंगी, स्टेट उनका स्टेटस तब्दील कर देगी। फिर इसी तरह इंडियन सिटीजन बिल जो शहरियत थी का तस्वर दिया था नेहरू ने और जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने वाले अम्बेडकर ने कि इंडियन शहरी कौन है, और वो सेकुलर आइडेंटिटी को इन्होंने खत्म कर दिया। और इसी तरह फिर कश्मीर में जो उन्होंने उसका स्पेशल स्टेटस खत्म किया, तो ये सब कुछ उसकी पॉलिटिकल फॉल आउट थी और पिछली 1 दहाई से वो ज्यादा कर रहे थे। अब अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है कि इंडिया के अंदर भी लोग सोच रहे हैं कि क्योंकि झूठ जो है उसकी एक शेल्फ लाइफ कम होती है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है वो उसको वो नहीं थी। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो वेबसाइट ब्लॉक की हैं और वो ट्विटर बंद किया और पाकिस्तान के अकाउंट। लेकिन देखें जब जंग होती है उसके अंदर फरीक तो 2 होती है, लेकिन इंटरनेशनल ऑब्जर्वर क्या कह रहे हैं उनको आप ब्लॉक नहीं कर सकते। तो जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर हैं, जो जेन डिफेंस वीकली है और मिलिट्री बैलेंस है स्टॉकहोम का, और जो आलमी ज़राए ब्लॉग है, उसके अंदर जब ये चीज आई तो फिर इंडिया के लिए बड़ा शौक और रॉ मोमेंट था, एम्बेरेसिंग चीज थी कि जो बैनुल अक़वामी ज़राए हैं उन्होंने इसकी तस्दीक की। बिल्कुल, और कहीं पर भी जो झूठा बयानिया था, आप सही कह रहे हैं, वो नहीं बिक सका इस बार, भारत उसको सेल करने में कामयाब नहीं हुआ। ये भी जरा सियासी सूरत हाल की तरफ नजर डाल देते हैं ताहिर मलिक साहब। जो तहरीक इंसाफ ने अब हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है और फिर PTI में अचानक तब्दीलियां भी की गई हैं, वो भी हमारे सामने है। क्या ये सिर्फ एहतजाजी तहरीक की राह हमवार करने की तैयारी है या फिर PTI के अंदर कोई नई सफबंदी जो है उसका आगाज हो चुका है? और क्या उमर अयूब की क़यादत में PTI की जो नई हिकमत अमली है वो मौसर साबित होगी या फिर सियासी मंजरनामे में कोई नया मोड़ आने वाला है? आप ऐसा देख रहे हैं? ये मैं समझता हूँ कि PTI के जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं उनकी तरफ साख्तियाती नौयत के मसाइल हैं। अब एक वो लीडर उनके जेल में और जो जेल से बाहर लोग हैं जो उन्हीं के नामजद कर दें उन पे उनको ट्रस्ट नहीं है। एक तो हुकूमत का हिस्सा है जो KPK में अभी आपने बताया अपने इंट्रो में कि अली अमीन गंडापुर, जाहिर है उन्हें एहतजाज की तारीख से हटके वहाँ वो चीफ मिनिस्टर हैं तो गवर्नमेंट पे फोकस करना चाहिए, एहतजाज में शिरकत जरूर करनी चाहिए लेकिन उसका रूए रवान ही होनी चाहिए। फिर दूसरा उनका ये है कि जो उनकी पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन है, लीडर ऑफ द हाउस है, और तीसरा वो है कि जो उनकी वकीलों की टीम है, और चौथे वो है कि जो उनकी बहनें और उनकी अहलिया। ये 5 फरीक हैं कि जिनके अंदर हमें एक टेंशन या फ्रिक्शन न दिखाई देती है। हाँ। और यहाँ इमरान खान साहब को डायनेस्टिक मॉडल जिसको अपोज करते रहे हैं उसका नुकसान भी हो रहा है कि देखिए जब जुल्फकार अली भुट्टो पे ये वक्त आया तो नुसरत भुट्टो की पहले आई और सारे वर्कर्स और टॉप लीडरशिप जो नुसरत भुट्टो के साथ है वो भुट्टो का वफादार है, जो नहीं है वो दूसरे एजेंडे पे। फिर बेनजीर आ गई। इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ पे जब ये वक्त आया तो मोहतरमा कलसूम नवाज, फिर मरियम नवाज। यहाँ अब ये है कि उनका डायनेस्टिक मॉडल नहीं है तो उनकी अहलिया और उनकी बहनें वो उनका दर्द समझा जा सकता है और वो इमरान खान के साथ मुखलिस भी हैं, लेकिन उनका कोई पॉलिटिकल, उनको ये भी नहीं पता कि क्या बात मीडिया में करनी है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये एक अलमिये का शिकार, उनके पै दर पै सियासी हिकमत अमली जो पूरी पॉलिटिकल पार्टी का एक बयानिया है कि आपने कहा हम साथ नहीं बैठेंगे, चोर हैं, डाकू हैं, फिर आपने 150 सीटें होने के बावजूद असम्बलियों से इस्तीफा दे दिया, फिर आपने 2 सूबाई हुकूमतें खत्म कर दी। तो कहीं पे सियासी हिकमत अमली का हमें इनकी फुकदान नजर आता है। तो अब वो जेल के अंदर हैं, उन्हें सोचना भी चाहिए कि क्या गलती है। और पार्टी की तंजीम में भी इशूज हैं, लेकिन वो ये है कि एक मकबूल और मुल्कगीर जमात है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। प्रोफेसर साहब, आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत है, तो इस हवाले से बताइएगा कि बैरिस्टर गौहर कह चुके हैं कि इस हवाले से जो है बानी PTI की रिहाई आज मुमकिन है, आज ही की तारीख उन्होंने दी थी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि इंसाफ उन्हें तभी मिलेगा पाकिस्तान में जो रिसेंटली तारीख रही है कि जब उनके मामलात कहीं पे तय होंगे
तो फिर उन्हें इंसाफ मिलता हुआ अदालतों में दिखाई देगा। तो मामलात तय हुए तो अचानक से हमने देखा कि रंगे आसमान बदला और मियां नवाज शरीफ जो हैं उस पर सबका कंसेंसस हो गया। इमरान खान साहब की कैबिनेट के अंदर लोग रो पड़े, बोल पड़े कि वो उन्हें तो बाहर जाना चाहिए। और रिमार्क्स, मैं खुद अदालत के अंदर मौजूद था जब ये केस समाअत हुआ कि कैसे वो रिमार्क्स बदल गए। तो किसी जगह पे पाकिस्तान का जो वर्ल्ड जस्टिस रैंकिंग में नंबर आता है वो ऐसा नहीं है, वो वहाँ यही है कि भाई हमारे इनके मामलात तय होंगे तो इनको रिलीफ मिलेगा। इसीलिए यहाँ आपने देखा है यहाँ इंसाफ का लफ्ज यूज ही नहीं होता हमारे माशरे में कि केस में इंसाफ हुआ है। यहाँ तो अखबार में ये शायद सुर्खी होती है, ये परसेप्शन होती है रिलीफ मिल गया। तो रिलीफ किन्हें मिलता है? रिलीफ तो आफतों में घिरे हुए लोगों को मिलता है। तो यहाँ इंसाफ के बजाय रिलीफ है और यहाँ अदल के बजाय डील है। तो इसलिए यहाँ की अपनी हमारी लीगल डिक्शनरी है और डील की भी एक तारीख है। बहादुर शाह जफर पहले आखिरी हुक्मरान थे और जदीद तारीख में पहले हमारे लीडर थे मुगलिया बादशाह जिन डील का लफ्ज शुरू हुआ और वो रंगून गए और उनकी खतो किताबत भी है कि मेरा इसमें गुजारा नहीं होता, इतने नौकर और दिए जाए। तब से लेके अब तक हम मुगलिया रियासत से शुगलिया रियासत तक का सफर है, दरमियान में कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो सफारती पाकिस्तान कामयाबियां समेट रहा है, उस पर हम बात कर रहे थे। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि ऐसे पाकिस्तानी नौजवान की जिसका आइडिया आलमी सतह पर छाया हुआ है। इस स्टार्टअप की आलमी सतह पर पजीराई और कामयाबी अभी एक फर्द या एक स्टार्टअप की फतह नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के तालीमी, तकनीकी, इनोवेशन इकोसिस्टम की एक शानदार फतह है। और इस कामयाबी का नाम एडवर्सिटी है, जो कि पाक ऑस्ट्रिया फाखो खोशली इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी से ताल्लुक रखता है। और एडवर्सिटी ने 2025 के बैंकॉक बिजनेस चैलेंज में ऐसी धूम मचाई कि दुनिया देखती रह गई। एशिया के सबसे पुराने और दुनिया भर में मारूफ स्टार्टअप मुकाबले में जहां दुनिया की आला तरीन यूनिवर्सिटीज जैसे हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड के तलबा अपनी बेहतरीन आइडियाज के साथ शरीक होते हैं, और एडवर्सिटी ने 16 ममालिक की 86 बड़ी यूनिवर्सिटीज को पीछे छोड़ा है। दुनिया की टॉप 4 फाइनलिस्ट टीम्स में अपनी जगह बनाई और यह एजाज पाकिस्तान को पहली बार पिछले 23 सालों में हासिल हुआ है। और इस विजनरी स्टार्टअप के पीछे जो नाम है वो है साद सिद्दीकी, एक नौजवान लीडर, एक माहिर टेक्नोलॉजी इंस्ट्रक्टर और एक ऐसा विजनरी जो सिर्फ ख्वाब नहीं देखता बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने का हुनर भी रखता है। साद सिद्दीकी अब तक पाकिस्तान और मशरिक़ वस्ता के 12,000 से जायद ब्लॉकचेन, AI नौजवानों को 3 जो Web3 है उसके जदीद तरीन टेक्नोलॉजी स्किल्स भी सिखा चुका है और उन्हें आलमी मयार के रोजगार के मौके भी जो है उन्हें मुहैया किए गए हैं। इनकी खिदमात को न सिर्फ अवामी सतह पर सराहा गया है बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान की जानिब से भी उनकी काविशों की बाकायदा तारीफ की गई है। और मजीद इस शानदार स्टार्टअप की कामयाबी की कहानी उन्हीं से जान लेते हैं। साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साथ बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? Thank you so much for having me. I'm super glad to be here. Thank you. साथ सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जरा हमें भी अपने इस एडवर्सिटी और बैंकॉक बिजनेस चैलेंज के हवाले से, इस मुकाबले के हवाले से बताइएगा। बिल्कुल। सो एडवर्सिटी एक टेक्नोलॉजी लर्निंग प्लेटफॉर्म है जी, एंड वी ट्रेन स्टूडेंट्स इन हाई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। दुनिया भर में जहाँ टेक्नोलॉजी, AI, ब्लॉकचेन, Web3 बहुत तेजी से आगे जा रहा है, वहाँ पर ही कंपनीज और दुनिया भर की जो ग्लोबल टेक जायंट्स हैं उनको एक बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, विच इज शॉर्टेज ऑफ टैलेंट। मतलब कि काम करने वाले लोग ही नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये रिपोर्ट करता है कि अबाउट $8.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी रीचेबल ही नहीं है IT की, क्योंकि उसमें काम करने वाले लोग ही नहीं है। सो इन्हीं स्टैट्स को सामने रखते हुए हमने एक फैसला किया कि हम पाकिस्तानी यूथ को और सऊदी अरेबिया की और मिडिल ईस्ट की यूथ को उनकी जबानों के अंदर टेक्नोलॉजी सिखाएंगे। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, Web 3.0 है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे जदीद टेक्नोलॉजीज हैं। और हम पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं एंड सो फार वी हैव ट्रेन्ड अबाउट 12,000 स्टूडेंट्स इन हाई टेक्नोलॉजी डोमेन्स एंड वी हैव प्लेस्ड 68% स्टूडेंट्स इन द इंडस्ट्री। वो कैसे हुआ कि हम जब करिकुलम बनाते हैं, जब हम अपना एक प्रोग्राम बनाते हैं, सो हम खुद से नहीं वो एज्यूम कर लेते कि दुनिया में किस चीज़ की ज़रूरत है और दुनिया कहाँ पर जा रही है। हमारे पास 250 से ज़्यादा कंपनीज काम करती हैं जिनके साथ हम डेली बेसिस के ऊपर काम कर रहे होते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि उनको किन इन डिमांड स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। वो करिकुलम लेते हैं और उसके ऊपर हम अपना करिकुलम
करिकुलम ट्रेन करके अपने इंस्ट्रक्टर्स ट्रेन करते हैं, देन हम स्टूडेंट्स के ऊपर लेकर जाते हैं। दैट्स व्हाई हमारा सक्सेस बहुत ज्यादा है। राइट, तो साथ ये बताएं, दुनिया भर की 86 यूनिवर्सिटीज के स्टार्टअप में आपने 4 जो आखिरी हैं उनमें जगह बनाई है, ऐसा क्या मुनफरिद किया आपने साथ? अच्छा, सो बैंकॉक बिजनेस चैलेंज जो है वो 23 साल से हो रहा है और पाकिस्तान जो है वो पहली दफा फाइनल्स में गया। इस दफा का जो थीम होते हैं बैंकॉक बिजनेस चैलेंजेस के हर साल, इस दफा का जो थीम था वो सस्टेनेबिलिटी था। मतलब जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है 17, उनके ऊपर जो स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं उनको प्रमोट करना। सो अब एडवर्सिटी जो है वो किसी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर काम नहीं कर रहा, हम लोग क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं विच इज इक्विवेलेंट टू जीरो पॉवर्टी। हम लोग जेंडर इक्वालिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, 60% ऑफ द लर्नर्स इन यूनिवर्सिटी आर वुमेन। एंड उसके अलावा हम डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हैं, हम पार्टनरशिप ऑफ गोल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स बना के काम कर रहे हैं। सो जो हमारी सस्टेनेबिलिटी का एंगल था उसको बहुत ज्यादा उसके ऊपर हमें सराहा गया और उसके से हम जो है वो टॉप 4 में जगह बना सके। और टॉप 4 में मैं ये बताना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से कि पाकिस्तान पहले ऐसा मुल्क है कि जो जिसने कम्पीट किया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के साथ एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ। फोर्थ वन वाज पाकिस्तानी। हमने तकरीबन कोई 15 जो दूसरे ममालिक थे उनको निकाल के सिर्फ यूएस एंड पाकिस्तान वर इन द फाइनल्स। वाह, जबरदस्त साद, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है वैसे ही, और सुन के हमें मजीद खुशी हुई है जिस तरह से। और आपने बताया कि आप 12,000 से ज़ायद नौजवान हैं जिनको हुनरमंद बना रहे हैं आप भी, बहुत बड़ा काम है। आपका ये जो आइडिया था इस तरीके से इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना, इस पर काम नहीं हो रहा पाकिस्तान में, इस तरह से कहीं पर भी ट्रेनिंग नहीं की जा रही, इस तरह से कहीं भी एआई के हवाले से या जिस तरह से आपने गोल सेट किए उस तरीके से जो हमारी नई जनरेशन है उसको ट्रेन नहीं किया जा रहा। आपकी भी कोई इतनी खास उम्र नहीं है, इतनी छोटी सी उम्र में आपने ये सब कुछ किया, ये कैसे पॉसिबल हुआ? अच्छा, जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो वहां पर जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा था वो तकरीबन कोई 10 साल पहले का करिकुलम था। एआई का भी जो करिकुलम था उसके अंदर एआई नहीं पढ़ाई जा रही थी, एआई के अलावा सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे थे, एआई नहीं पढ़ाई जा रही थी, राइट। तो हमने जब वो पढ़ने गए तो हमें पता चला कि यार ये तो हो ही नहीं रहा। और हमने उसके बाद एक यूनिवर्सिटी, अपनी यूनिवर्सिटी को नहीं देखा, हमने मल्टीपल यूनिवर्सिटीज को देखा और हमने कहा कि ये तो पूरे मुल्क का मसला है। तो हमने तब फैसला किया कि हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से टेक्नोलॉजी स्किल्स इन डिमांड है। सो हमारे पास बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन अवेलेबल है। जाएं उन कंपनीज के पास, पाकिस्तान आईटी के अंदर बहुत फ्लरिश कर रहा है, पाकिस्तानी डेवलपर्स, पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी टैलेंट दुनिया भर में मशहूर है, सिलिकॉन वैली बेस्ड कंपनीज काम करते हैं, उनसे जाके पूछे वो आपको सब कुछ बता देंगे कि कौन सा स्किल इन डिमांड है, क्या चीज चल रही है मार्केट के अंदर, किसने कब खत्म हो जाना है और 2030 में फ्यूचर कैसा लगेगा। हमने सिर्फ उन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स के साथ पार्टनर किया और उनके थ्रू हमें इन डिमांड स्किल्स का पता चला एंड हमने उन स्किल्स के ऊपर अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करना शुरू किया। हमारे हर जो प्रोग्राम है दैट इज लाइव और हमारा हर प्रोग्राम 2 महीने बाद एक रिव्यू के अंदर चल जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से चेंज हो रही है कि अगर हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया तो वो आउटडेट हो जाएगा। तो हम लाइव इंस्ट्रक्टर लेड प्रोग्राम्स लेकर चलते हैं। राइट, तो साथ जबरदस्त पॉइंट आउट किया आपने। क्या आप सोलली अगर रिलाय करते जो यूनिवर्सिटीज में आपको पढ़ाया जा रहा है तो आप ये कर पाते जो अभी आपने किया? देखिए, यूनिवर्सिटीज का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटीज बड़ी इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं हर चीज के अंदर, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको सिर्फ टेक्नोलॉजिकल स्किल नहीं सिखाती, यूनिवर्सिटी आपको एक्सपोजर देती है, यूनिवर्सिटी आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करती है, यूनिवर्सिटी आपकी ग्रूमिंग करती है। तो हर ये ना समझें कि अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे, हाँ अगर आपने पैसे का कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे से ये सवाल पूछा था तो येस, यूनिवर्सिटी जाने की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत हद तक कम रह गई है। पूरी दुनिया जो है वो 6 to 8 प्रोग्राम्स के ऊपर जा रहे हैं। और सबसे अपॉर्चुनेट चीज जो पाकिस्तान में है वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और ब्लॉकचेन जैसी स्किल्स के ऊपर 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं। नहीं होने चाहिए क्योंकि दीज स्किल्स आर रैपिडली इवॉल्विंग। ब्लॉकचेन के अंदर काम करते हैं, उनको ये नहीं पता कि 10 साल बाद फ्यूचर कैसा दिखेगा। तो 4 साल उन टेक्नोलॉजीज के अंदर लगाना एज अ डिग्री प्रोग्राम, वो थोड़ा सा एक मेरी नजर के अंदर, हमारी यूनिवर्सिटी की टीम की नजर के अंदर थोड़ा सा हम उसको हाईलाइट नहीं करते। उसके लिए 6 to 8 मंथ्स के प्रोग्राम हैं और टेक्नोलॉजी लर्निंग जर्नी को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल ठीक है। साथ जिस तरह से भी हमने भी जिक्र किया कि हुकूमती सतह पर भी आपकी बड़ी ज़्यादा पज़राई की गई है, तारीफ की गई है, क्या आपने भी कुछ सजेशंस दी हैं अपनी तरफ से कि पाकिस्तान को जो जदीद दौर से मांग करवाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? आपने कुछ तो सोचा होगा, उस हवाले से आपने अपनी तरफ से भी कोई सजेशंस दिए?
जी, आई एम ग्लैड कि आपने क्वेश्चन पूछा। गवर्नमेंट बड़ी एक्टिव है एंड गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली नेशनल यूथ काउंसिल सेटअप की और उसके अंदर 100 जो अपने अपनी डोमेन के अंदर लीडर्स थे उनको इनवाइट किया एंड आई एम ऑनर्ड टू बी द पार्ट ऑफ दैट प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल यूथ काउंसिल। और हम बड़े क्लोजली प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम के साथ काम कर रहे होते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है, एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटिशंस भी होते हैं, हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन के साथ मुलाकात भी होती है। हमने हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर जो है इसको किया। नैफटेक अगर आप देखें दैट इज रेवोल्यूशनाइज्ड। नैफटेक जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करता है, जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ये बताता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करें। एंड सेम गोज फॉर हायर एजुकेशन कमीशन। अब हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो यूनिवर्सिटीज को कहता है कि आप अपनी जो करिकुलम है उसको अपडेट करें। जो मसला है, जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, दैट इज ऑन द यूनिवर्सिटीज एंड कि वो अपने आप को अपडेट नहीं कर पाती। कुछ यूनिवर्सिटीज अपडेट नहीं कर पाती। साथ क्या आप सजेस्ट क्या करेंगे कि क्या पैटर्न क्या होना चाहिए, जिससे अगर कोई बंदा एआई में या कोई स्टूडेंट इस वक्त तालिब इल्म है, पढ़ना चाहता है, तो उसको अपना ट्रैक क्या रखना चाहिए? अच्छा, आप सिर्फ YouTube के ऊपर जाएं, सबसे पहले जर्नी को एक्सप्लोर करें कि एआई क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है। क्योंकि कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं कि जब आप उसमें काम करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज नॉट फॉर मी। हर स्किल हर किसी के लिए नहीं होता, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लोर दैट। एडवर्सिटी की आपके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, एडवर्सिटी जो है उसके ऊपर एआई बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है जो आपको 3 मिनट के ऊपर ये बता देता है कि कौन सा स्किल आपके लिए अच्छा है या नहीं अच्छा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को की मदद से ये ह्यूमन असेसिंग करते हैं कि इसके लिए कौन सा स्किल सही रहेगा। उसके ऊपर जाए, 2-3 प्लेटफॉर्म्स और एक्सप्लोर करें और उसके बाद किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे आप एडवर्सिटी से स्किल सीखे, चाहे आप किसी और प्लेटफॉर्म से स्किल सीखे, बस सीखना शुरू करें ताकि आपकी लर्निंग जर्नी कंटिन्यू हो। जब आप सीखते जाएंगे तो आपको पता डिफरेंट चीजें पता चलेंगी और आप डिफरेंट ट्रैक्स के ऊपर चले जाएंगे। सो लर्निंग जर्नी बड़ी सिंपल है टेक्नोलॉजी की। लर्न एंड प्रैक्टिस, लर्न एंड प्रैक्टिस। अगर आप सिर्फ लर्न करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल ठीक। साथ सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरीके से एडवर्सिटी काम कर रहा है, जिस तरीके से साथ काम कर रहे हैं, वो हमारे शेयर कर रहे थे, अपना जर्नी शेयर कर रहे थे और किस हद तक अब ज़रूरत है कि हमारी यूथ को इस तरह के प्रोग्राम्स के साथ ट्रेन किया जाए, उसकी अहमियत पर भी जोर दे रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। साथ अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। आपको पता है कि ईद कुर्बान की आमद है। 2 दिन बाद मुल्क भर में ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। मुल्क भर में मवेशी मंडियों में कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए खरीदारों का रश बढ़ना शुरू हो गया है। जहां खरीदार कम कीमत में वजनी और खूबसूरत जानवर खरीदना चाहते हैं तो वहीं पर व्यापारी भी ज्यादा से ज्यादा कीमत वसूल करने के चक्कर में है। मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद है, लेकिन उनकी कीमतें सुनकर खरीदार खरीदने के बजाय देखने पर ही मजबूर है। मवेशी मंडियों में जानवरों को देखने वाले ज्यादा हैं और खरीदार कम है और हर कोई मवेशी मंडी में जानवर के दाम गिरने का मुंतजर है और वेट कर रहे हैं कि कब जो है ना इनके दाम गिरे और हम अपनी जो शॉपिंग है, बकरा शॉपिंग जो है उसे कंप्लीट किया जाए। अली, आपने बकरा ले लिया कुर्बानी? बिल्कुल, मैंने ले लिया है और मैंने फ्रिज में जगह भी बना ली है क्योंकि ना सिर्फ मैं तकसीम करूंगा, बहुत सारा गोश्त आने भी वाला है और आप भी मेरा ख्याल है मुंतजर ही होंगे इस चीज़ के, क्योंकि जब भी कुर्बानी की जाती है आपके इलाके में भी इतने सारे लोग पहले से तैयारी करके, हमसाया होने के नाते भी वो देते चले जाते हैं। लेकिन ज़्यादा मुस्तहिक वो लोग हैं जो सारा साल इंतजार करते रहते हैं इस चीज का, तो मेरा ख्याल है उनको मद्देनजर ज्यादा रखें। और हमने सारे शहरों का हवाल तो बड़ी जो मंडियां हैं उनका बता दिया था, पेशावर रह गया था। पेशावर का जरा जो मवेशी मंडी है उसका हाल हम जान लेते हैं। एहतशाम बशीर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम बशीर, बताइएगा पेशावर में किस मंडी में आप इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर खरीदारों का खासा रश देखने में आ रहा है? जी वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त हम मौजूद है रिंग रोड के ऊपर मवेशी मंडी में और अभी जो सूरत हाल देखने में आ रही है, कल के मुकाबले में अभी यहाँ पर जो जानवर है वो कम दिखाई दे रहे हैं, उनकी तादाद जो है कम हो गई है। लोग जो हैं इसी कश्मकश में हैं कि रेट कम होंगे और फिर वो ख़रीदारी करेंगे, लेकिन रेट जो है जानवरों के नर्ख जो हैं वो बढ़ रहे हैं। और अभी जो सूरत हाल हम देख रहे हैं आज सुबह कल के मुकाबले में, तो जानवर की तादाद कम हुई है, तो इस वजह से अभी जो व्यापारी हैं यहाँ पर वो मुँह मांगे जो रेट हैं वो मांग रहे हैं। कल जानवर जो था तकरीबन जो 3.5-4 लाख रुपए का मिल रहा था वो अभी 5 लाख तक पहुंच चुका है। और इसी तरह जो छोटे जानवर हैं वो भी उनकी तादाद पेशावर में कम नज़र आ रही है और वो भी तकरीबन उनकी कीमत भी लाख रुपए से ज़्यादा हो गई है। तो लोग अब एक दिन बाकी रह गया है और लोग जो है ना सिर्फ रिंग रोड की मंडी में, जो पेशावर में नासिरपुर की मंडी है, सरबंद या जो रेगी की मंडी है, वहाँ पर लोग जा रहे हैं ख़रीदारी के लिए, लेकिन वक्त के साथ साथ जो मवेशी हैं उनकी तादाद कम होती जा रही है। तो आज रात भी जो है काफ़ी तादाद में लोग निकलेंगे जो पेशावर शहर के रहने
रहने वाले हैं वो दिन के वक्त नहीं बल्कि रात के वक्त खरीदारी करते हैं। तो अभी ये जो सूरत हाल देखने में आ रही है तशवीशनाक है कि अगर जानवर कम पड़ गए तो फिर उनके नर्क बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी जो शहरी हैं उनकी यही कोशिश है कि वो कम कीमत में अच्छा जानवर खरीद सकें, लेकिन अगर वो अभी जानवर खरीदे तो उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जानवर की तादाद कम पड़ती जा रही है और नर्क जो है वो बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो एहतशाम ये भी बताइएगा, हमने इस्लामाबाद, कराची और लाहौर की मवेशी मंडियों से आपने जो है नुमाइंदगान से पूछा तो उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। पेशावर में क्या सूरत हाल है? जी, पेशावर में भी जो है सूरत हाल अच्छी देखने में आ रही है। जो अंदरूनी शहर मवेशी मंडियाँ लगी करती थी, जो कोहाटी का इलाका है, जो सर्कुलर रोड का इलाका है, जो बादशाह खान का चौक है, वहाँ पर जानवर फरोख्त होते थे, लेकिन वहाँ पर भी पाबंदी लगाई गई है। और दूसरा, ईद उल अज़हा के लिए जो है खुसूसी उन्होंने प्लान जारी किया है WSSP ने और कमिश्नर की जानिब से कि उनके सफाई सुथराई के हवाले से खास इंतजाम किए जाएँ। तो जो डिप्टी कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, वो पेशावर में है मुख्तलिफ मंडियों को दौरा कर रहे हैं। और जो सूरत हाल देखी जाती थी हर साल रिंग रोड के ऊपर या GT रोड के ऊपर नासरपुर के करीब, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में मवेशी जानवर लाने वाली जो गाड़ियाँ थी वो खड़ी हुआ करती थी, लेकिन गुज़िश्ते साल की निस्बत अभी यहाँ पर सूरत हाल बेहतर नजर आ रही है। सही है, बिल्कुल सही है। इंतजाम पर आपने बात की कि इंतजाम तो अच्छे किए गए हैं। अच्छा एहतशाम, मुझे बताइए कि अगर पेशावर शहर के वासियों ने अच्छा तगड़ा जानवर एक खरीदना है, एक बैल खरीदना है, तो कितनी रकम वो अपनी जेब जो है उसमें डालकर लेकर आए तो उन्हें मिल जाएगा इस मंडी से अच्छा जानवर? देखिए, लोगों की कोशिश तो ये है कम से कम कीमत में अच्छा जानवर खरीदें, लेकिन इस वक्त जो मवेशी मंडियों की सूरत हाल है वहाँ पर कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अभी यहाँ पर जो गुजारे हाल जिसको हम जानवर कहते हैं या वज़न में मुनासिब अगर हो तो उसकी कीमत तकरीबन 3 से 4 लाख के दरमियान है। लेकिन अगर कोई अच्छा जानवर खरीदना चाहता है, भारी भरकम जानवर जिसका वजन बहुत ज़्यादा हो, तो तकरीबन कम अज़ कम 5 लाख रुपए तक उनकी जेब पे पैसे होने चाहिए। और इसी तरह अगर वो छोटा जानवर खरीदना चाहता है तो अच्छा जो भारी दुम्बा या जिसको हम बकरा कहते हैं, तो वो तकरीबन उसको 3 से 3.5 लाख रुपए जो है उसकी जेब में होने चाहिए। तो यही सूरत हाल अभी तक जो मौजूदा वक्त है यहाँ पर ये देखने में आ रही है। लेकिन जो असल मंडी की सूरत हाल है उसे ऐसे लग रहा है कि शाम तक मजीद कीमतें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। बिल्कुल। एहतशाम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, पेशावर की सूरत हाल से आने के लिए, वहाँ की मवेशी मंडी में इंतजाम क्या हैं और जानवर किस तरह से महंगे हो रहे हैं, उनकी कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। तो जल्दी से वो लोग जिन्होंने अभी तक खरीदारी नहीं की है, जो चांद रात का वेट कर रहे हैं, वेट मत कीजिए, क्योंकि जानवर भी खत्म हो रहे हैं और वो महंगे भी होते चले जा रहे हैं। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। आपको बताएं कि दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन हर साल 5 जून को मनाया जाता है, जिसका मकसद माहौल की बेहतरी और आलूदगी के खात्मे से मुतल्लिक शऊर की आगाही पैदा करना है। माहौल की बेहतरी और आलूदगी के खात्मे से मुतल्लिक शऊर और आगाही पैदा करना है। रवां साल आम जो यौम माहौलियात का जो थीम है वो रखा गया है एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। और दुनिया भर में हर साल एक अंदाजे के मुताबिक 11 मिलियन टन प्लास्टिक का फजला आबी माहौलियाती निज़ाम से खारिज होता है, जबकि ज़रूरी मसनूआत में प्लास्टिक के इस्तेमाल की वजह से माइक्रो प्लास्टिक सीवरेज और लैंडफिल से मिट्टी में जमा होते हैं। प्लास्टिक की आलूदगी की सालाना जो एक माहौलियाती लागत है वो $300 बिलियन से $600 बिलियन के दरमियान बताई जाती है। और माहौलियाती माहिरीन का ये कहना है कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग की जानिब तवज्जो ना दी गई तो 2040 में समंदर में मछलियों की जगह प्लास्टिक ले लेगा। और ये भी बताया गया 2023 में भी इसको मनाया गया, लेकिन अब तक 2 साल गुजरने के बावजूद भी कोई खास तब्दीली नहीं आती हुई दिखाई दे रही है। माहौलियाती आलूदगी को तबाहकुन करार देते हुए माहिरीन ने प्लास्टिक से पाक मुआशरे पर जोर दिया है और प्लास्टिक मसनूआत में 15 साल के दौरान 20% इजाफा इंतहाई तशवीशनाक है। प्लास्टिक हमारी ग़िज़ाई अशिया को भी आलूदा करने का सबब बन रहा है और जब बताया जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत सारे बॉडी में मौजूद जो प्लास्टिक के ज़रात पाए जाते हैं उससे भी बहुत तशवीश पैदा होना शुरू हो गई है। माहौलियात को बचाने की बात हो और एक्सप्रेसो की टीम उसका हिस्सा ना हो, ये कैसे हो सकता है? कुछ अर्सा कबल हमने प्लास्टिक बैग के खिलाफ एक कैंपेन शुरू की थी और इसमें हमारी टीम वकार अहमद मलिक की क़यादत में बाइसिकल पर गिलगित बल्तिस्तान का सफ़र कर चुकी है और वहाँ उन्होंने इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात गिलगित से गुफ्तगू की थी, क्योंकि वो बहुत बेकारकर्दगी दिखा रहे हैं और उनसे टिप्स जानने की कोशिश की थी कि बाकी मुल्क में किस तरह से इन पर अमल दरामद हो सकता है। और गिलगित बल्तिस्तान में जो भी जाता है वहाँ की तारीफ करता है, उस मॉडल को हमें भी अपनाना होगा। इस हवाले से जो गुफ्तगू हुई थी वो आपको दिखाते हैं।
हफ्ते में यही कहता रहा हूँ कि हमारे यहाँ प्लास्टिक के हवाले से, प्लास्टिक बैग्स के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की हुकूमती इकदामात ही कहना चाहिए, मतलब हुकूमती बयानात जो हैं वो तो सामने आते रहते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ होते हैं। हम बचपन से ये सुनते हैं, हर हुकूमत ये कहती है, लेकिन कभी हमने ज़रा सा भी फ़र्क नहीं देखा कि वो प्लास्टिक बैग्स की प्रोडक्शन में कोई फ़र्क पड़ा हो या जिस फयाजी से दुकानदार देता है उसकी फयाजी में कोई कमी आई हो, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। तो उसकी क्या वजूहात हैं? हमने इतना मुश्किल सफ़र जो है वो बाईसाइकिल पे किया, सिर्फ एक ऐसी बस्ती का रुख करने के लिए जो मुझे मुतासिर करती है अपने इक़दामात की वजह से, और उनके पास सोल्यूशंस भी बहुत अच्छे हैं, उनके पास आइडियाज़ भी बहुत अच्छे हैं। तो इतना लंबा सफ़र करने के बाद आज यूँ समझिए कि हम मंजिल में हैं, और मेरे साथ जो है खादिम साहब बैठे हैं जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, और प्लास्टिक वाले से इन्होंने क्या इक़दाम किए और हमें भी इनको देख के इनसे रहनुमाई लेके हमें क्या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया खादिम साहब, आपने हमें शुक्रिया सर आपका। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि हम ओवरऑल पहले ये बात करते हैं कि जीबी में प्लास्टिक है कितना यहाँ पे मैन्युफैक्चर भी होता है या सारा डाउन से आता है, वो कितना प्लास्टिक है और आपने क्या किया अभी तक इसके हवाले से? बहुत शुक्रिया आपका। प्लास्टिक हम सबका इशू है, इस मुल्क का इशू है, गिलगित बल्तिस्तान का इशू है। गिलगित बल्तिस्तान में प्लास्टिक जो सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि हमारे रूल्स हैं, रेगुलेशन है। गिलगित बल्तिस्तान में प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कोई इंडस्ट्री नहीं है। अच्छा, पूरी जी नहीं है। और हमारे जो अभी कैबिनेट में सबमिटेड हैं रूल्स के मुताबिक, हमारे एक्ट के मुताबिक यहाँ कोई इंडस्ट्री प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिश भी नहीं हो सकती है। हमने उसमें बैन कर दिया। दूसरा ये कि गिलगित, चूँकि गिलगित बल्तिस्तान का हेडक्वार्टर गिलगित है, गिलगित शहर है, तो गिलगित शहर में जो प्लास्टिक 1 मंथ में यूज़ होता है, जो डेटा हमने यहाँ डिफरेंट जो होल सेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, इसके अलावा भी कुछ लोग हैं जो यहाँ प्लास्टिक लाते हैं और सेल करते हैं, 8 से 9 टन पर मंथ यहाँ इसकी कंजम्पशन है तकरीबन 100 टन होगी। जी। और गिलगित बल्तिस्तान में ये जो प्लास्टिक है जो 8 टन यहाँ से तकरीबन गिजर, हुंजा, नगर यहीं से जाता है गिलगित से। और गिलगित बल्तिस्तान और रेस्ट ऑफ जो पाकिस्तान है, पंजाब है, लाहौर, कराची जो भी है, उसमें एक ख़ास डिफरेंस ये है, वहाँ जो भी प्लास्टिक यूज़ होता है वो आपकी वेस्ट स्ट्रीम में चला जाता है, वेस्ट डंपिंग साइट्स में जाता है। लेकिन हमारे यहाँ वो यूज़ भी होता है, और वो सर्दियों में, गर्मियों में जो लोग प्लास्टिक घरों में आता है वो हमारी जो ख़वातीन हैं उठा कर रखती हैं और डंप करती हैं। सर्दियों में वो जब बुखारियाँ, हमारे यहाँ एक ट्रेडिशनल हीटिंग स्टोव होता है, उसमें जल्दी आग को इग्नाइट करने के लिए, जलाने के लिए प्लास्टिक को बर्न किया जाता है। तो वो जो प्लास्टिक यहाँ आता है वो उसका एक अलग इम्पैक्ट है। फिर वो जो जलने के बाद उसके इम्पैक्ट्स हैं वो मल्टीपल हैं, ह्यूमन हेल्थ के लिए और जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट के लिए। फिर जो हमारा यहाँ एक जो ज़्यादा सेंसिटिव और जो एक स्पेशलिटी है, चूँकि हम एक ऐसे रीजन में हैं जहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, बहुत करीब हैं, आबादियों के साथ हैं, हाईवेज़ के ऊपर हैं, तो ये जो प्लास्टिक या इस तरह की जो भी चीज़ें बर्न होती हैं उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट इन ग्लेशियर्स के ऊपर। लेकिन हमने ये सुनते हैं कि जो पूरे पाकिस्तान में जो गिलगित बल्तिस्तान का माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का जो इदारा है वो सबसे ज़्यादा मुअस्सर सुनते हैं, तो वो फिर उसकी वो तासीर कहाँ है? मतलब आप लोग फिर क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ जो थोड़ा सा डिफरेंस ये है रेस्ट ऑफ कंट्री में जो EPAs हैं, हमारा ज़्यादातर कम्युनिटी ओरिएंटेड है। हम जो लोकल कल्चरल सेटिंग्स हैं उसके मुताबिक अपनी पॉलिसीज़, प्लान्स, रूल्स और रेगुलेशंस को डिवाइस करते हैं। और प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि वो हम एक प्रोजेक्ट प्लास्टिक वाला हम ले आते हैं और उसको ऑल ऑफ सडन हम इम्प्लीमेंट करते हैं। उससे पहले कुछ हम होमवर्क करते हैं कि किस एरिया की कितनी नीड है, वहाँ पे इससे पहले क्या प्रैक्टिसेस थी, और उन प्रैक्टिसेस के साथ साथ वहाँ पे कौन से वो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिनको यूज़ करके उनको उनकी सपोर्ट से हम इस इशू को ठीक कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम यहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड जो इदारे हैं उनके साथ काम करते हैं, गवर्नमेंट के जो रिलेवेंट इदारे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम होता है, और रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो पहले हम फ्रेम करते हैं और इन्हीं लोकल कल्चरल सेटिंग्स के मुताबिक करते हैं। जैसे हमारा प्लास्टिक का जो एक रूल है, इसके अलावा कुछ रूल्स हमारे अप्रूव्ड हो गए हैं। कोई भी सेंसिटिव एरिया में आप डेवलपमेंट करें तो एक सर्टेन क्राइटेरिया उसके मुताबिक आप करेंगे। डिज़ाइंस हैं, उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करनी है, उसमें ग्रे वाटर या जो सीवरेज का जो पानी है उसको कैसे ट्रीट करना है। तो इस तरह हम इसको काम करते हैं। जैसे हम यहाँ पे काड़ो के साथ हुंजा में एक इदारा है, उसको न सिर्फ हमने पहले काम किया बल्कि उसको एक
डेडिकेटेड प्रोजेक्ट यहाँ प्लास्टिक के ऊपर है, जो तकरीबन 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो हुंजा की नीड को पूरी करता है। तो इस तरह के इदारों के साथ हम कोऑर्डिनेशन प्लास्टिक के बैग्स को खत्म करने के लिए अभी तक आप अच्छा, प्लास्टिक को बैग्स को ख़त्म करने के लिए जो प्रोजेक्ट है उसमें जो मेन कंपोनेंट है उसमें हमारा यहाँ एक इदारा है GBRSP, गिलगित बल्तिस्तान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑन एक कंपनी है। चूँकि वो जो लोन वाला मैकेनिज़्म है और उसको लोन की कलेक्शन और उसको लोगों तक जो इदारे हैं या जो वेंडर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर उसको लोन को हमने रीसर्कुलेट भी करना है। तो वो एक इनिशियल प्रोसेस ये था कि GBRSP के साथ एक एग्रीमेंट हुआ और गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान का, GBEPA का, और उस एग्रीमेंट के अंडर हमने गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने वो जो लोन्स हैं GBRSP को हमने ट्रांसफ़र किए। GBRSP फिर वो लोन्स का जो डिसबर्समेंट का प्रोसेस था उसमें फिर 2-3 इदारों के उसमें फाइनेंस सर्विस प्लानिंग किस चीज़ की दे रहे थे? उस लोन्स का मकसद ये था कि हम प्लास्टिक को कम करने के लिए उसमें जो डिफरेंट इदारे हैं, एक तो हमने जो इंडस्ट्री थी उसको डेवलप करना था GB में, दूसरा जो होल सेलर्स हैं उनको अगर हम प्लास्टिक से शिफ्ट करते हैं तो उनको हम लोन दें, तीसरा एक कम्युनिटीज़ के अंदर जो ख़वातीन की तंजीमें हैं या जो ख़वातीन हैं उनको एक कंपोनेंट था लोन का, ताकि वो ख़वातीन की तंजीमें या ख़वातीन के जो इदारे हैं वहाँ पर कपड़े के थैले स्टिच हों और एक सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट हो। जैसे ये जो 8 टन मैंने गिलगित में इसकी कंजम्पशन है उसके लिए कम से कम हमारे 6 करोड़ रुपए सालाना खर्च होते हैं उस प्लास्टिक को लाने के लिए, और चूँकि वो प्लास्टिक गिलगित से बाहर से आता है, वो स्मगल होता है और वो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर सर्कुलेट करता है, तो बचाए वो 6 करोड़ रुपए हम ज़ाया करें, उस 6 करोड़ की जगह हम लोन्स दें और वो यहाँ पे सर्कुलेट हों और वो कपड़े के थैले यहाँ पे और बायोडिग्रेडेबल बैग्स हैं कुछ, वो कपड़े के अलावा नॉन वोन बैग्स हम कहते हैं। तो वो 2 इंडस्ट्रीज इस वक्त गिलगित में एक सिंगल तहसील गिजर की है, वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गई है, एक गिलगित की आयु रोड के ऊपर है और उनकी मंथली जो कैपेसिटी है वो 30 टन की है। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में गर्मियों में पावर का इशू नहीं है, बिजली सस्ती है, लेबर सस्ता है, यहाँ पे टैक्सेस नहीं है, तो वो हमारा कॉन्सेप्ट ओवरऑल ये था कि गिलगित बल्तिस्तान की नीड भी पूरी हो और हम यहाँ से डाउन कंट्री भी जो वहाँ से प्लास्टिक आता है उसकी जगह हम बायोडिग्रेडेबल बैग्स यहाँ से भिजवा दें। तो पहली दफ़ा पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, 0 इंटरेस्ट है और 0 एप्लीकेशन फ़ी प्रोसेस है और उसी लोन से जो रिकवरी होती है उसी से हम इसको सर्कुलेट करते हैं और दूसरे जो लोग उसको देख के और भी लोग आ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर से भी, WWF है, UNDP के सारे कुछ इसकी इंटरवेंशन है। इसी तरह रिसेंटली वर्ल्ड बैंक की तरफ से प्लास्टिक फ्री जो एक एशिया के हवाले से एक प्रोजेक्ट था उसमें बहुत सारे लोगों ने, एक RSP है, आशूर पानी फाउंडेशन है, अब बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के लोग भी आ रहे हैं और कुछ इंडिविजुअल जो यहाँ पे लोग हैं जो चैरिटी या इस तरह के काम करते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, वो भी इसके अंदर पंप कर रहे हैं, पिच कर रहे हैं कि हम भी कुछ काम करें, हम क्लॉथ बैग को प्रमोट करें, हम बायोडिग्रेडेबल बैग को प्रमोट करें। गिलगित में इस वक्त जो पिछले साल 10-15 जो होल सेलर्स थे वो ऑलमोस्ट खत्म हो गए, 2 होल सेलर्स हैं जो ऑन एंड ऑफ छुपा के लाते हैं और हमने यहाँ पे जो गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसीज हैं उनको भी हमने ऑनबोर्ड लिया था कि अगर आप ट्रेवल आप लेकर आएंगे तो आपके ऊपर भी फाइन होगा। चेक पोस्ट के ऊपर भी हमने लोगों को, पुलिस थी, इस स्टीयरिंग कमेटी में IGP साहब थे, उसमें होम डिपार्टमेंट के लोग थे और इसी की कंटिन्यूएशन में हमने यहाँ पे न सिर्फ प्लास्टिक पेट बॉटल्स के ऊपर भी हमने बैन लगाया था और उसके ऊपर भी एक अच्छी इंटरवेंशन ये है कि अभी जितनी पेट बॉटल्स हैं ये कलेक्ट होती हैं, यहाँ से पैक होती हैं, वापस चली जाती हैं और बहुत अच्छा एक मैकेनिज्म उसका इन प्लेस है अभी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। नाज़रीन, जहाँ तक मैं समझा हूँ हिना और अली के 2 चीज़ें हैं, मतलब एक तो ये है कि जब आप प्लास्टिक को बैन करना इतना आसान नहीं है, एक तो रूटीन का, रोज़मर्रा का हमारी ज़िंदगियों में इस कदर घुसा हुआ है ये मामला कि इतना आसान नहीं है और गिलगित बल्तिस्तान में जो इक़दाम हो रहे हैं उससे आइडिया होता है कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। हमारी तरफ तो सिर्फ एक बयान दे दिया जाता है, उस बयान से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 सतहों पे बात हो रही है, एक तो आगाही मुहिम, लोगों में अवेयरनेस, सेंसिटाइजेशन, हसासियत इस हवाले से पैदा करना, ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है, और दूसरी तरफ प्लास्टिक से मुतल्लिका जो लोग उस कारोबार से मुतल्लिक हैं उनको सॉफ्ट लोन्स दे के और किसी तरीके से उनको उस बिजनेस से साइड पे करना, ये 2 चीज़ें। और तीसरी चीज़ जो हमने सीखी वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में सख्ती से मान्यत है कि यहाँ पे प्लास्टिक जो है वो प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं है और इसी वजह से हमारी जो अगला सिलसिला ये जारी रहेगा। हम काडो भी जाएंगे हुंजा में, वहाँ से भी सीखेंगे और शायद हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं बाकी मुल्क के वो इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखें और इम्प्लीमेंट करें ताकि इस प्लास्टिक से हमारी जान छूटे, क्योंकि हमारी तो जले जान छूटे, दूसरी जो है कि ये जो आबी हयात है और ये जो परिंदे हैं, ये जो
इवन माइक्रोब्स उस सतह से लेके, छोटी सतह से लेके बड़ी सतह तक जिस तरह मौत बांटता है ये जो प्लास्टिक, इससे हमारी जान छूटे। बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे काबिल और हुनरमंद नौजवान से जिन्होंने पाकिस्तान में एआई इनकलाब का बेड़ा उठा रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एआई गुरु कैसर रोंचा की। चंद साल कबल ही उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया और उर्दू एआई के नाम से चलने वाले उनके पेजेस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में खासे मकबूल हुए, जहां उन्होंने लोगों को एआई के हवाले से मुफ्त रहनुमाई भी फराहम की। मगर कैसर सिर्फ यहीं नहीं रुके, उन्होंने पाकिस्तान की पहली रूरल इनोवेशन लैब वोंग लैब इनोवेशन के नाम से इसको मुतारिफ करवा दिया, जो नौजवानों को मुफ्त में एआई कोर्सेज और तरबियत फराहम कर रही है। लसबेला की जदीद IT लैब पाकिस्तानी नौजवान नस्ल के बाद अब पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल करने में भी कामयाब हो गई है और वोंग लैब ऑफ इनोवेशन के साथ आलमी इदारे जैसे एशियाई तरक्याती बैंक, गूगल और प्लानोथेरेपी नेटवर्क की भी शराकतदारी हो चुकी है। मजीद इस हवाले से बात करते हैं एआई गुरु और वोंग लैब ऑफ इनोवेशन के बानी कैसर रोंचा हमारे साथ मौजूद। बिल्कुल कैसर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? अल्लाह का एहसान है, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया इस अपॉर्चुनिटी के लिए। हम सबसे पहले नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि कैसर रोंचा कैसे ये IT की दुनिया में उन्होंने कदम रखा है और अब एआई की जानिब गामज़न है। जी, मेरा नाम कैसर रोंचा है, जैसे कि आपने बताया। हम लसबेला में हमारी एक समाजी तंजीम है, वेलफेयर एसोसिएशन फॉर न्यू जनरेशन, जहाँ पर हमारा बिलीव है कि अगर नौजवानों की शमूलियत को यकीनी बनाया जाए पॉलिसी साजी में, डिज़ाइनिंग में, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। वहीं से वांग से ही हमने वांग लैब ऑफ इनोवेशन की बुनियाद रखी और फिर जब हम अभी बेसिक IT पर ही थे तभी जनरेटिव AI जो चैट GPT है 2022 के एंड में वो लॉन्च हुआ और हमने समझा कि ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि हम उन बैरियर्स को तोड़ें, स्पेशली इंटरनेट और फिर जो AI की वजह से जो बैरियर तोड़ने में एक हमें अपॉर्चुनिटी नज़र आई, क्योंकि मेरी लाइफ और मेरे जैसे बहुत सारे और नौजवानों की लाइफ पाकिस्तान में इंटरनेट ने चेंज की, तो हमें ये अपॉर्चुनिटी नज़र आई और हम उससे एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी पे निकल आए। हमारी जो लैब है वो पाकिस्तान की पहली रूरल इनोवेशन लैब है। इट्स कम्प्लीटली सोलर पावर्ड, फ्री, और हमने इंटरनेट सोसाइटी और बहुत सारे और हमारे कोलैबोरेटिव पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलकर इसकी बुनियाद रखी, जो अब हज़ारों नौजवानों को तरबियत दे रही है। और उर्दू AI जो हमारा इनिशिएटिव है वांग लैब ऑफ इनोवेशन का, इस वक्त हर महीने लाखों लोगों तक पहुंचता है और उनको आसान अंदाज में AI या मसनूई ज़हानत समझाता या सिखाता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आपने उर्दू AI का जिक्र किया, इस काफ़ी अरसे से आप इस पर काम कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म का आपका ओवरऑल तजुर्बा कैसा रहा है और अभी तक कितने नौजवान जो है वो आपके साथ जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू? जी, तो जब जनरेटिव AI चैट GPT लॉन्च हुई तो हमने एक बैरियर देखा कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि AI बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसमें जो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है बहुत ज़्यादा है, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे बाकी टेक्नोलॉजीज के साथ होता रहता है, ये भी सब कुछ अंग्रेजी में था, जो बहुत सारे ऐसे नौजवानों के लिए या कम्युनिटीज़ के लिए उसको समझना पॉसिबल नहीं था। तो अब हमारा नेटवर्क माशाल्लाह बहुत ग्रोथ पे है और हम पीक ग्रोथ पे हैं इस वक्त हम कोई 500,000 के करीब हमारे रेगुलर जो है फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, और हर महीने हम कोई 20 से 25 मिलियन लोगों तक पहुंचते हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए AI को आसान अंदाज में समझते या सीखते हैं। बिल्कुल। तो कैसर, ये जो नाम आपने रखा है इसके पीछे क्या कहानी है? उर्दू AI, आप उर्दू AI पे फोकस है? नहीं, मैं ये जो वांग लैब के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे। जी, तो वांग चूंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी है, तो हम इसके पीछे स्टोरी ये है कि वली मोहम्मद मेरे दादा का नाम भी है, तो हमारे पास एक कंसेप्ट है कि लोगों के दादा जो है वो चले जाते हैं तो उनके लिए मज़ार बनाते हैं, जो भी अच्छी बात है, उनका अकीदा है। तो हमने कहा कि हम एक डिजिटल मज़ार बनाते हैं और हम कैसे उस नाम को यूटिलाइज करें कि उनको हम डेडिकेट कर सकें, कि उनके नाम से किस तरह हम कम्युनिटीज़ को एम्पावर कर सकते हैं। तो उससे वांग लैब ऑफ इनोवेशन का वजूद नजर आया। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा कैसर, ये बताएं कि आम जो नौजवान हैं वो इस लैब से कैसे मुस्तफीद हो सकते हैं? कौन कौन से ऐसे तरबियती प्रोग्राम हैं जो करवाए जा रहे हैं और किस तरीके से आपको अप्रोच किया जा सकता है? जी, तो एक जो बैरियर है, स्पेशली जैसे रूरल एरियाज़ में, पाकिस्तान की जो 70% से ज़्यादा आबादी है वो रूरल एरियाज़ में रहती है। तो मेरी लाइफ इंटरनेट ने चेंज की, बट मुझे चूंकि अपॉर्चुनिटीज़ थी कि मैं कराची जा सकता था, कोयटा जा सकता था,
बट मेरी बहनें या बहुत सारी और ऐसी ख़वातीन या लड़कियां जिनको एक्सेस बहुत ज़्यादा बड़ा मसला था, इसी वजह से हमने जो वांग लैब ऑफ इनोवेशन की बुनियाद जो है एक रूरल एरिया में रखी है। इट्स सेंटर्ड इन अ वेरी रिमोट एरिया। तो बच्चियां अपने घरों से निकलती हैं, 5-10 मिनट के फासले पर उस लैब में आके पहुंचती हैं। तो ये हमारा एक जो फिजिकल या इन पर्सन एक आप समझे कि एक स्टेशन है वहाँ पर है। जो उर्दू AI है वो हमारा वर्चुअल है और वो ग्लोबल है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 20 से 25 मिलियन लोगों तक हम पहुँचते हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम जितना टेक्नोलॉजी को आसान सहल अंदाज में लोगों तक पहुँचा सकें, उतना ज़्यादा इम्पेक्ट क्रिएट होगा। कैसे बहुत ज़बरदस्त आपकी अप्रोच है, अपने खासकर अपने इलाके की जो तरक्की उसको लेकर। तो ये बताएं कि आलमी इदारों ने आपको अप्रोच कैसे किया है और ये ज़बरदस्त शराकतदारी कैसे हुई है? जी, तो हमारा चूंकि काम जो है वो बड़ा इम्पैक्ट ड्रिवन है। हम हमेशा से ये समझते हैं कि अपने होने का वजूद दिलाना। तो बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला जैसे एक पसमानदा इलाके में रहते हुए हमारी अप्रोच हमेशा ग्लोकल रही है कि हम बहुत लोकल हैं। हमारे एक्शंस भले ही लोकल हों लेकिन हमारा जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबल होना चाहिए। तो हमारी अप्रोचेस देख के डिफरेंट जो भी पार्टनर्स है वो हमें देखते हैं कि हम किस तरह अपने काम को एक इम्पैक्टफुल काम की सूरत में बनाते हैं। एक मज़े की मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि 2022 के जो फिलेट्स थे उसमें हमारी लैब नहीं बनी हुई थी। तो हम नौजवानों ने मिलकर फंड रेजिंग की और हमने 50 खानदानों को, ऐसे खानदान जिनकी सरबरा खवातीन थी, उनको घर बना कर दिए। और ये सब काम टेक्नोलॉजी से किया कि फंड रेजिंग की, कम्युनिकेट किया। तो लोगों को नज़र आया कि ये नौजवान, अगर कोई भी नौजवान पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर अगर वो कमिटेड हों और टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकें तो वो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर बन सकते हैं। ज़बरदस्त। कैसा, मुझे ये भी बताइएगा कि ये बिल्कुल फ्री है आपकी इस लैब को ज्वाइन करना, या ऑनलाइन जो आप कोर्सेज करा रहे हैं उनको जो हमारी नई जनरेशन है, जो हमारी यूथ है, जो मुस्तफ़ीद होना चाहती है, या फिर कुछ फीसेस वगैरह भी हैं? नहीं, ये बिल्कुल 100% फ्री है। हम बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करते हैं। अब तो स्पेशली AI के दौर में हमें लगता है कि अगर कोई पैसे लेकर पढ़ाना या पैसे लेकर पढ़ना इज़ अ वेरी चैलेंजिंग थिंग, क्योंकि AI ने इतना पावरफुल बना दिया है। हमारी कुछ और नई कोलैबोरेशंस हुई हैं। हम गूगल की तरफ से कुछ कोर्सेज ला रहे हैं AI पर। मैं यहीं पे ही बता रहा हूँ, आपसे पहले मैंने बताया नहीं, जब हम AI को बाकायदा सर्टिफाइड करेंगे लोगों को गूगल के थ्रू, ताकि वो अपने लिए नए जो एवेन्यूज़ हैं वो ले आ सकें अपॉर्चुनिटी की सूरत में, जॉब्स की सूरत में। बिल्कुल ज़बरदस्त इनिशिएटिव है आपका कैसर, एंड आई होप कि आप इसकी ग्रोथ मज़ीद शहरों तक भी बढ़ाएं ताकि लोकली लोग जो हैं वो बेहतर तरक्की के मौके ढूंढ सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और जैसे लोग हैं जनाब पाकिस्तान में, जहां पर हमारा टैलेंट हमारी नुमाइंदगी कर रहा है, वहीं पर उसके साथ साथ जो लोकली जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी ग्रोथ का भी सबब बन रहा है। और उनकी ये एक लाइन कि हम लोकली ग्रो करेंगे और उसका इम्पैक्ट इंटरनेशनली होना चाहिए। ज़बरदस्त लाइन है, ज़बरदस्त अप्रोच है, एंड आई होप कि कैसर जैसे और लोग भी मैदान में उतरें और ये जो नई दुनिया है इसको टेक अप करें। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। आपको बताएं कि जिस तरह हमने प्रोग्राम के आगाज़ में हज का तज़किरा किया था, और दुनिया भर में हर किसी मुसलमान की यही ख्वाहिश होती है कि वो फ़रीज़ा हज अदा करे, और उसके लिए लोग सारी ज़िंदगी पैसे जमा करते हैं और ये फ़रीज़ा अदा करते हैं। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा आज अदा किया जाएगा और आज़मीन ने रात मिना में क़याम किया है। इबादत, तिलावत और इस्तग़फ़ार में मसरूफ़ रहे। फ़रीज़ा हज की फ़जीलत और हज के दिन की अहमियत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर फ़हद अली काज़मी। इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर फ़हद हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग खैरियत से? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फ़हद साहब, जो आज का दिन है ख़ास तौर पर फ़रीज़ा हज के हवाले से, वो कितनी अहमियत का हामिल है और आज के दिन की वैसे इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे नाज़रीन के साथ आप शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक्स अ लॉट जी, बहुत इंपॉर्टेंट डे है और आज का दिन जिसे यौम अरफ़ा भी कहते हैं, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले याद करना चाहिए। ये जो हज का सारा इंस्टीट्यूशन है, एक दर्जे पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ऑनर और ये शरफ़ बख्शा जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि इसके एक दर्जे पर फाउंडर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। इसलिए मुसलमानों को मिल्लत इब्राहीमी भी कहते हैं कि हम असल में ट्रू फॉलोअर्स ऑफ जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। देखें, काबतुल्लाह की तामीर की बात हो तो जनाब इब्राहीम, जनाब इस्माइल, इन्होंने काबतुल्लाह की तामीर की। कुर्बानी की बात हो, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जनाब इस्माइल को रब ताला की बारगाह में पेश कर दिया। आप सही की बात करें, बीबी हाजरा भागी थी, हम भाग रहे हैं। तो इस इबादत के जितने भी एलिमेंट्स हैं
हकीकत में वो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कनेक्टेड है। हम हिस्ट्री को ज़रा फास्ट फॉरवर्ड करें तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनियावी तौर पर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हज करप्ट हो चुका था, हज कंटेमिनेट हो चुका था। हज की जो रिचुअल है उसके अंदर मैन मेड आर्टिफिशियल रिचुअल्स मिक्स की जा चुकी थी और हज उन बुनियादों पर नहीं चल रहा था जिन बुनियादों पर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसका इजरा फरमाया था। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना तशरीफ़ ले गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्टीमेटली मक्का को फ़तह किया, मक्का पे आके मक्का पर मुसलमानों का तसल्लुत हुआ, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज नहीं फरमाया उस वक्त तक। 9th हिजरी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ईयर है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली दफ़ा मुसलमानों को, सहाबा को भेजा है हज के लिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अमीर हज बनाया। आप मदीने से सहाबा को लेके गए हैं, प्रॉफिट खुद तशरीफ़ लेके नहीं गए। और उस मौके पर सूरह तौबा की आयात नाजिल हुई और मक्के का पूरा एक प्रोटोकॉल, वो जो ज़माना जाहिलियत में जो कंटेमिनेशंस हो रही थी उसके ख़ात्मे का बाज़ाब्ता तौर पर रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ऐलान हो गया और एक पूरा प्रोटोकॉल उसको सेट किया गया। वो आयात नाजिल हुई और जिब्रील अमी वो वही लेकर आए और ये इरशाद फरमाया गया कि ये आयात या तो आप तिलावत करें या जो आपके सबसे करीब है वो तिलावत करे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली उल मुर्तज़ा करमल्लाह वजहो को वो आयात देकर अब पीछे भेजा है कि ये आयात अब आप तिलावत फरमा दें। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ मौजूद हैं, हुज्जाज कराम मौजूद हैं, हज हो रहा है और उन आयात की तिलावत अप्रोप्रिएट स्टेशंस पर जनाब शेर खुदा अली उल मुर्तज़ा फरमा रहे हैं और दुनिया को ये बता रहे हैं कि अब मामला फ़र्क है। और ये वो दौर है, ये वो टाइम है कि जब अगले साल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तशरीफ़ लाएंगे। यानी जनाब अबू बकर सिद्दीक़ और मौला मुर्तज़ा करमल्लाह वजहो शेर खुदा एक दर्जे पर इन्होंने स्टेज को सेट किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत है, क्लेंस हो गया मक्कातुल मुकर्रमा और अब सरकार दो आलम आए हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया तमाम सहाबा जो हैं वो हज करें क्योंकि इस बार मैं हज करूंगा। और ये पूरे आलम इस्लाम, जो उस दौर का आलम इस्लाम था, उसको ऐलान पहुंचा और फरमाया गया कि जैसे मुझे देखोगे वैसे ही हज किया करोगे। तो वो हर जगह वो ऐलान हो गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप में कमो बेश 1,24,000 सहाबा जो हैं वो आर दी जिस्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, वो आका की क़यादत में जमा है। और वो हज जिसको हम हिज्जतुल विदा, आका का पहला और आखिरी हज, फेयरवेल पिलग्रिमेज भी इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहला और आखिरी हज आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो फरमाया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हज की एक फ़िक़ही डायमेंशन है ना, फ़िक़ के दर्जे पर हज के जो मनासिक हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो अराकीन हैं, वो कैसे अदा करने हैं, वो एक कॉम्प्लिकेटेड डेंस रिचुअल्स और ऑब्लिगेशंस हैं जो हर हाजी ने पूरी करनी है। वो सारा एक मामला है और वो फुकहा हमें इसमें गाइड भी करते रहते हैं। और उसके अंदर एक मामला ये भी होता है कि अगर आप पहले चले गए हैं तो आप उम्रा भी पहले कर सकते हैं। हज तमत्तो का भी एक मामला है, वो सारा एक मामला है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान फरमा दिया कि सब लोग अब हज करेंगे और सहाबा जो है हज के लिए आए, तो जमातें अब आ रही हैं। यमन वाले यमन से आ रहे हैं, मदीने वाले आ रहे हैं प्रॉफिट की लीडरशिप में, मक्का वाले भी तैयारी कर रहे हैं, ताइफ वाले, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बड़ी ईमान अफरोज बात है जो याद आई कि हज़रत अली उल मुर्तज़ा को यमन का गवर्नर बनाया हुआ था। आप यमन से तशरीफ लाए तो पूछा गया कि अली, जो आपने एहराम बांधा है इसकी नीयत क्या की थी आपने? तो फरमाने लगे, अब देखें फ़िक़ के अंदर आपने नियत करनी होती है ना कि मैं उम्रे की नियत पहले कर रहा हूं या जो हज की जिस तरह भी, और उस दौर में लंबा एक टाइम स्पैन होता था। तो हज़रत अली उल मुर्तज़ा फरमाने लगे, मैंने वो नियत की जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नियत की।
इलाहुल आलमीन, मैं उस हज की नियत करता हूं जो तेरे हबीब ने तेरी बारगाह में नियत की। यानी हजरत अली उल मुर्तज़ा एक मैसेज दे रहे हैं कि आपकी इबादत रब ताला की बारगाह में तब मकबूल है जब आप प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन सिंक हैं। आप जितना मर्जी परफेक्शन के साथ बाकी मामलात करते रहें, अगर नीयत में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नयाबत, प्रॉफिट की गाइडेंस और उनको फॉलो करने का जज्बा मौजूद नहीं है, तो आपके सजदे, आपके एहराम, आपका तवाफ वो किसी काबिल नहीं है। बिल्कुल, यही पूछना चाह रहा था आपसे। नियत की बात आपने की, और वो लोग जो सारी ज़िंदगी में एक बार हज अदा कर पाते हैं, और कई लोग तो हर साल ही वहाँ जाते हैं, तो क्या तब्दीली आनी चाहिए आप में जब आप इस पूरे प्रोसेस से गुजर कर आए? बहुत अनीक भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। देखें, ये क्रक्स ऑफ द मैटर है जो सवाल आपने उठाया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 12 हज फरमा सकते थे, बावजूद आपने एक हज फरमाया, और इसके अंदर जो मेरी तरह के मतलब कम वसीला कह लें या ईमान के दर्जे पे अगर कोई उस दर्जे पर नहीं है, तो उसके लिए एक तरह की गुंजाइश है कि एक हज फर्ज है, तो आका ने भी एक किए, तो एक करना तो लाजमी है। बहरहाल जो साहिब इस्तिताअत हो जाए, साहिब निसाब हो जाए, प्रॉफिट ने फरमाया कि अगर वो ज़िंदगी में फिर हज का फरीज़ा अदा नहीं करता, फिर वो हमारी मिल्लत में से नहीं है, चाहे वो यहूदी मरे या नसरानी मरे। एक तो ये इसका पहलू है। दूसरा इसका पहलू ये है कि हज सरासर एक फिजिकल इबादत है, इसमें फिजिकल स्ट्रगल है, तो वो फिजिकल स्ट्रगल मैंने और आपने करनी है। अगर वो फिजिकल स्ट्रगल मैं रब ताला की बारगाह में अज़राहे सरेंडर कर रहा हूं कि मैं अल्लाह की बारगाह में सरेंडर कर गया हूं, तो यकीनन मेरे ऊपर तब्दीली वाक़या होगी। और अगर तब्दीली वाक़ई नहीं हो रही, तो फिर मुझे अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी खुद करनी चाहिए, मुहासबा करना चाहिए। शेख जुनैद बगदादी के पास, हमारे सूफिया में बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग, उनके पास एक शख्स आया, उसने कहा मैं हज करके आया हूं। तो आपने फरमाया, अच्छा जब तुम हज कर रहे थे तो अरफात में पहुंचे, तो क्या तुम रब ताला की मारिफत के अरफात में पहुंचे? उसने कहा मैं रब ताला की मारिफत के अरफात में तो नहीं पहुंचा। अच्छा जब तुम कुर्बानी कर रहे थे, तो क्या तुमने अपने नफ्स की भी कुर्बानी की? उन्होंने कहा मैंने अपने नफ्स की कुर्बानी तो नहीं कर पाया। जब तुम शैतान को कंकरियां मार रहे थे, तो क्या तुम अपने नफ्स और अपने नफ्स से जुड़ी नफसानी ख्वाहिशात को भी कंकरियां मार रहे थे? कहा हजरत मैं ये तो नहीं कर सका। तो बात यह है कि अगर ये सारे मनासिक एलिमेंट्स मेरे अंदर वो चेंज नहीं कर पा रहे, तो फिर ये एक फिजिकल स्ट्रगल तो है, मगर जो इसका स्पिरिचुअल एसेंस है वो शायद मैं पूरे करने से कासिर रहा हूं, और रब ताला की बारगाह में फिर शायद वो मामला कबूलियत, अल्लाह तो खैर कबूल करते ही हैं, वी आर नो वंस टू जज, बट इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर फहद अली काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे। तौर पर आज के दिन के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। अभी हम आपसे इजाजत चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।